हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। ओके बच्चों, ये ऑप्टिक्स का सेकेंड पार्ट है। ओके, वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट। ऑप्टिक्स का मतलब लाइट और वेव लगा हुआ है, मतलब लाइट एज अ वेव, एज अ वेव। इसके पहले जो हमने पढ़ा है चैप्टर रे ऑप्टिक्स, उसमें हमने क्या सीखा? उसमें हमने देखा लाइट एज अ रे। मतलब दोस्तों, जो पिछला चैप्टर था वो लाइट के रे फॉर्म को डिस्क्राइब करता था कि लाइट जो है वो किस तरीके से रे नेचर को फॉलो करती है। रे नेचर का मतलब क्या होता है? रे नेचर का मतलब होता है बेटा लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। एक टर्म बोल रहा हूं मैं, लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन बेटा, लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन रेक्टिलिनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ में, ये जाना, ये जाना, ये जाना, लाइट का इस तरीके से जाना। बट क्या वाकई में लाइट इस तरीके से जाती है? लाइट का रेक्टिलिनियर जो प्रोपोगेशन होता है दैट इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स। क्या कहलाता है बेटा? रे ऑप्टिक्स। मतलब जब आप लाइट को एज ए रे कंसिडर करोगे तब आप लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, मतलब एकदम सीधे वाले प्रोपोगेशन पर विचार करो। एक्चुअली रे है क्या? रे लाइट का, रे जो है वेव का रास्ता है। रे जो है वो वेव का क्या है? रास्ता है। वेव का एक तरीके से स्टार्ट टू एंड का फाइनल वे है, दैट इज कॉल्ड रे। जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं, मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही ना, ऐसे ही मान लो यहाँ पे कोई स्नेक बैठा हुआ है और यहाँ पे फ्रॉग बैठा हुआ है। ये स्नेक इस फ्रॉग को खाने के लिए कैसे चलेगा? लहरा लह करा करके। बट इसका यदि मैं स्टार्ट टू एंड टारगेट बनाऊं तो क्या है बेटा? ये है। यस और नो? तो ये जो चीज बना, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। व्हाट आई सेड, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड अ रे, इज कॉल्ड अ रे। तो जो लाइट है वो एक्चुअली एज अ वेव चलती है, मगर जो उसका रास्ता है दैट इज कॉल्ड रे। समझ में आया ना? तो मतलब लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो तो वाइब्रेशन के फॉर्म में आती है, मगर हम जो ऑप्टिक्स पढ़ के आए हैं हम उसके केवल पाथ के बारे में पढ़ के आए हैं। ओके, द पाथ ऑफ अ वे इज कॉल्ड अ रे। समझ गए ना? तो वेव का जो पाथ होता है उसको बेटा हमने क्या बोला? रे पढ़ा। बट अब भूल जाओ, अब पाथ को नहीं पढ़ना है। अब तो हम पूरी की पूरी वेव को ही पढ़ेंगे कि वेव कैसे चलती है। समझ गए ना? पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ी? लाइट एज ए रे। और लाइट एज ए रे में हमने जो रे के इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं वो डिस्कस करे। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन डिस्कस करें ना, डिस्पर्सन। बट आज हम वेव के इंपॉर्टेंट फीचर डिस्कस करेंगे। मतलब वेव के इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से होते हैं? मेनली तीन। क्लास 11th में आपने पढ़े हैं वो तीन फीचर्स। पहला फीचर होता है सुपरपोजिशन। क्या होता बेटा? मतलब दो वेव्स का आके भिड़ना किसी पॉइंट पर। तो यहाँ पे भी दो लाइट रे आएंगी और किसी एक पॉइंट पर आकर के मीट करेंगी। तो दो लाइट रे के सुपरपोजिशन से कुछ चीजें निकलती हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। क्या बेटा? इंटरफेरेंस। तो एक इंटरफेरेंस आपने नाम सुना होगा, इट इज ए वेव फिनोमेना। ये कौन सा फिनोमेना है? वेव फिनोमेना है। इंटरफेरेंस इज अ वेव फिनोमेना। सेकेंड बेटा, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन भी एक वेव फिनोमेना है, डिफ्रैक्शन। ओके, एंड लास्ट एक और है बेटा, बट फॉर्चुनेटली इस साल हमारे सिलेबस से हट गया है, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ओके, पोलराइजेशन। तो मोटा मोटी इस चैप्टर में हमें
लाइट के वेव पहलू को डिस्कस करना है। समझ गए ना? इस चैप्टर में हमें लाइट के वेव वाले पार्ट को डिस्कस करना है, ठीक है ना? यस, तो हम लाइट का वेव वाला पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। लाइट बेसिकली होती क्या है? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के पर्सनल वाइब्रेशन से बने होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेन में वाइब्रेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड दूसरे प्लेन में वाइब्रेट करता है, और दोनों के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर रास्ते से क्या निकलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो ट्रेवल करती है। ओके, खैर अब आ जाते हैं सीधे टॉपिक पे। तो आइए, इस टॉपिक की शुरुआत सबसे पहले होती है वेव फ्रंट से। किससे शुरुआत होती है? वेव फ्रंट से, कि वेव बनी कैसे, वेव चलती कैसे है। समझ गए ना? तो वेव फ्रंट को समझेंगे हम। तो बच्चों, सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है वेव फ्रंट, ठीक है ना? बात करते हैं वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट का सबसे पहले बात करते हैं सिद्धांत किसने दिया। वेव फ्रंट का सिद्धांत दिया था एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट आए थे, हाइगन्स, है ना? तो हाइगन्स ने वेव फ्रंट का पहला टर्म जो सुझाया था, वेव फ्रंट शब्द जिसकी डिक्शनरी से आया था, वो था साइंटिस्ट हाइगन्स। ओके, ह्यूजेंस भी बोलते हैं कुछ लोग, HUYGENS। समझ गए ना? हाइगन्स ने पहली बार कहा कि जो लाइट है वो एज ए वेव, लाइट एक वेव है। हाइगन्स ने पहली बार ये शब्द आके कहा कि लाइट जो है वो क्या है? वेव है, ठीक है ना? और हाइगन्स के टाइम में ही न्यूटन ने कह दिया कि लाइट पार्टिकल है। समझ गए ना? तो हाइगन्स ने कौन सी थ्योरी दी बेटा? वेव थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी बेटा? वेव थ्योरी। ये करीब 1600 सदी के आसपास की बात है ना? 1634 के आसपास हाइगन्स की वेव थ्योरी आई। न्यूटन, वो भी 16th सेंचुरी के विद्वान थे। न्यूटन ने कहा कि भैया लाइट जो है पार्टिकल है। लाइट क्या है? पार्टिकल है। मगर न्यूटन ने उस पार्टिकल का नाम पार्टिकल न कह के एक बहुत सुंदर नाम दिया, कॉर्पस्कुलस, है ना? तो न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी, समझ गए ना? न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी। उसी समय न्यूटन ने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था द ऑप्टिकस, OPTICKS, ऑप्टिकस। बेचारा हाइगन बहुत छोटा साइंटिस्ट था, है ना? था वो भी सही, और न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उस समय तक। न्यूटन के तो जलवे थे। तो न्यूटन की इतनी बुक्स बिकी, ऑप्टिक्स, इतनी बुक्स बिकी कि इनका नाम ही गायब हो गया। लोग इनको भूल गए, और कौन पंगा ले न्यूटन से। तो न्यूटन, हाइगन्स की वेव थ्योरी दब गई, लोग भूल गए। और न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है। लाइट किससे मिलके बनी है? छोटे छोटे पार्टिकल से। तो न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है। इन छोटे छोटे पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस्कुल्स, है ना? और न्यूटन ने लाइट की जितने भी फिनोमेनन होती हैं उनको कैसे बताया? उन्होंने बताया कि एज ए पार्टिकल फॉर्म में, एज ए कॉर्पस्कुल्स फॉर्म में, ठीक है ना? मगर हाइगन्स ने जितनी भी लाइट की फिनोमेनन होती है उसने किस फॉर्म में एक्सप्लेन किया? वेव के फॉर्म में एक्सप्लेन किया। मगर वो दब गए क्योंकि ये उस समय के शेर थे। इसके बाद जब ये मर जाते हैं और जब ये भी चले जाते हैं, ह्यूजेंस के सपोर्ट में एक और साइंटिस्ट आते हैं बेटा, थॉमस यंग। थॉमस यंग ने आकर के बताया कि लाइट का वेव नेचर है। लाइट का कैसा नेचर है? वेव। और वेव नेचर के बारे में, वेव नेचर के फेवर में इन्होंने एक से बढ़ के एक शानदार एक्सपेरिमेंट किए और लोगों का मुंह बंद कर दिया, सबका। जो कहते थे कि लाइट वेव नहीं है,
सबको ताला लगा दिया इसने, इसके एक्सपेरिमेंट ने। यंग्स का डबल स्लिट और यंग्स का सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो था, उसने एक्सप्लेन कर दिया कि लाइट वाकई में वेव है। समझ गए जी? मगर इसका मतलब यही नहीं हो गया कि लाइट एज ए वेव ही स्वीकार की गई। बाद में कुछ और चलता रहा। साथ ही साथ इसके कुछ और साइंटिस्ट भी आते हैं, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन दिखाने वाले डेविसन एंड जर्मर, ठीक ना। और भी कई साइंटिस्ट हैं, उनका नाम मेरे को एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, मैक्स प्लांक, ओके। वो सब लोगों ने मिल करके लाइट के कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट दिखाए जो बताते हैं कि लाइट पार्टिकल भी रखती है, खासकर फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। वो एक एक्सपेरिमेंट आएगा। तो बाद में ये साबित हुआ कि आपको लाइट के दोनों बिहेवियर लेके चलने हैं। एक लाइट का आपको वेव बिहेवियर भी मानना है और एक लाइट का आपको पार्टिकल बिहेवियर भी मानना है। समझ गए ना? इसलिए फाइनली लाइट का डुअल नेचर इस्टेब्लिश किया गया। समझ गए जी? फाइनली लाइट को आज के टाइम तक में क्या माना जा रहा है? डुअल नेचर। मतलब कि लाइट कुछ जगहों पर वेव के जैसे बिहेव करती है, तो कुछ जगहों पर एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। समझ में आया? तो चलिए हम शुरुआत से ही शुरुआत करते हैं। अभी हमें चलना पड़ेगा ह्यूजेंस के ज़माने में, हाइगन्स के ज़माने में। और हाइगन्स ने अपनी जिंदगी का पहला अद्भुत शब्द सभी के लिए जो दिया, वो था वेव फ्रंट। क्या था वो? वेव फ्रंट। हाइगन्स ने कहा कि वेव फ्रंट कुछ होता है और ये क्या होता है। ओके, देखिए, आप हाइगन्स के वेव फ्रंट को समझने के लिए मेरी समझ कहती है कि बेस्ट तरीका है आप तालाब के किनारे चलिए। तालाब के किनारे चल करके, ये शांत तालाब है, अभी कोई हलचल नहीं है, कोई हलचल नहीं है। तालाब के ऊपर किसी पॉइंट पर बैठ करके आपने यहां से पत्थर छोड़ा, पहला पॉइंट है, ये आपने पत्थर छोड़ा। अब ये पत्थर क्या हो गया बेटा? ये हो गया सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। क्या हो गया बेटा? यही तो हंगामा मचा ना, तो ये सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। तो पहला पॉइंट है सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस हुआ। अब सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस क्या भेजेगा? अपने डिस्टरबेंस भेजेगा। सवाल है किसको भेजेगा? जवाब है अपने नेबरिंग पार्टिकल को भेजेगा। किसको भेजेगा भाई? नेबरिंग पार्टिकल को। पानी है तो समझना आसान है, मगर हवा भी तो एक मीडियम है। बट हवा हमें दिखती नहीं है, इसलिए हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। पानी है, दिखता है। पहला डिस्टरबेंस यहां से चला। अब मैं एकदम वैसे तो पहुंचेगा जस्ट बगल वाले पार्टिकल को, जस्ट बगल वाले पार्टिकल को पहुंचेगा ना, बट मैं जगह ही नहीं दूंगा तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो मान लीजिए इसके जस्ट बगल वाला पार्टिकल ये बैठा हुआ है। मानना मुश्किल है मगर मान लीजिए, क्योंकि डिस्टरबेंस पहुंचेगा तो अगले पार्टिकल पे ना, यस की नो? पहुंचेगा ना। जितने समय में यहाँ वाला डिस्टरबेंस यहाँ पहुंचेगा, उतने समय में यहाँ वाला डिस्टरबेंस कहाँ पहुंचेगा? यहाँ। क्यों भाई? डिस्टरबेंस पहुंचने की स्पीड तो सेम होगी ना। क्यों होगी सेम? क्योंकि मीडियम एक जैसा है। मीडियम कैसा है? अगर मीडियम अलग अलग होता, कहीं गाढ़ा कहीं पतला, तो अलग अलग टाइम पे पहुंचता। मगर मीडियम एक जैसा है, तो जितने टाइम में डिस्टरबेंस यहाँ पहुंचा, उतने टाइम में यहाँ, 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 उतने ही टाइम में यहाँ और उतने टाइम में यहाँ। बोलिए हाँ कि ना? मतलब एक इसके चारों तरफ एक स्फेरिकल जोन बन जाएगा। अगर हवा की बात करेंगे तो स्फेरिकल जोन, पानी की बात करेंगे तो सर्कुलर जोन। समझ गए ना? अब ये बताइए कि ये जो डिस्टरबेंस है सोर्स से इस पार्टिकल को पहुंचा और इसको पहुंचा, नीचे वाले को, दोनों को सेम टाइम में पहुंचा कि अलग अलग टाइम में पहुंचा? सेम टाइम में पहुंचा। दोनों को सेम टाइप का पहुंचा कि अलग अलग टाइप का पहुंचा? सेम टाइप का। जब सेम टाइप का इसको पहुंचा, सेम टाइप का इसको पहुंचा,
तो ये दोनों जो वाइब्रेट होंगे ये सेम टाइप से वाइब्रेट होंगे कि अलग अलग टाइप से वाइब्रेट होंगे? मेरे अगल बगल में दो लोग सो रहे थे, मेरे अगल बगल में दो लोग सो रहे थे, मैंने हाथ किया और सोते हुए को दो इधर से इधर बराबर बराबर बिल्कुल सेम टाइम में झापड़ मारे, तो दोनों को फीलिंग अलग अलग टाइम पे होगी या सेम टाइम पे होगी? अलग अलग टाइप की होगी कि सेम टाइप पे होगी? उनके रिएक्शन क्या होंगे? जैसे मेरा झापड़ होगा, दोनों भले सो रहे हैं, दोनों अपने गालों पे हाथ रखेंगे, ये थे ये, मतलब जिस फेज में इस पार्टिकल ने डांस किया उस फेज में उसने डांस किया। मतलब इसके जितने भी पार्टिकल डिस्टरबेंस प्राप्त कर रहे हैं वो सब का वाइब्रेट करते हुए पार्टिकल का डांस करने का तरीका सेम है कि अलग अलग? मतलब सारे सेम फेज में डांस कर रहे हैं। मुझे ये बात हमेशा चाइनीज डांस की याद दिला देती है। चाइनीज डांस देखा होगा यदि आपने, तो उसमें चाइनीज डांस में एक लड़की ऐसे हाथ उठाती है तो दूसरी भी बिल्कुल उसके पीछे उसका हाथ आ चुका होता है, बिल्कुल एकदम सेम फेज में डांस करते हैं। उसी को तो कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। समझ में आया ना? या सेना के जवान जब मार्च पास्ट करते हैं तो देखा जाता है कि पैर के बीच का गैप तो अटर सटर नहीं हो रहा है, बिल्कुल जहां पैर रखता है एक का वहां पैर रखता है सबका, तो उनके फेस क्या है? सेम। तो यहाँ पर वाइब्रेशन सही बिल्कुल एक टाइम पे पहुंचा और उस वाइब्रेशन के जवाब में सबने सेम फेज में डांस किया। समझ में आया? ये सेम फेज में डांस करते हुए पार्टिकल कहलाते हैं वेवलेट। क्या कहलाते हैं बेटा? वेवलेट। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल कहलाते हैं वेवलेट। अगर इन पार्टिकल को आप इनका पाथ ज्वाइन कर दो, ये सारे पार्टिकल थे ना, इनके पाथ को आप क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। ये सारे पार्टिकल हैं, इनको आप इनको ट्रेस कर दो। समझ गए ना? इनको मिला दो, इनको क्या कर दो? मिला दो। तो ये जो सेम फेज में वाइब्रेट करते हुए पार्टिकल का जो कलेक्शन बना, जो लोकस बना, दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ओके, so what is wavefront? It is the locus of all the particle in medium vibrating in the same phase. समझ गए ना? लोकस मतलब कि सारे पार्टिकल को मिलाने के बाद जो पाथ बनेगा। समझ गए ना? गाय है, लोकस की बात करूं, गाय को खूंटे पे बांध दिया आपने, गाय चारा चरेगी, गले पे डली हुई है रस्सी, लोहे का पट्टा, छोटा भी नहीं हो सकता, पट्टा तो फिक्स होता है। अब गाय कैसे चारा चलेगी? ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, ऐसे ज्वाइन कर दो, क्या बनेगा? सर्कल। तो ये सारे क्या हो गए? लोकस। ये पॉइंट हो गए। इन पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो पाथ मिलता है दैट इज कॉल्ड लोकस। दैट पाथ इज कॉल्ड लोकस। तो पाथ को ही लोकस बोलते हैं। सो व्हाट इज wavefront? The locus of all the particle in a medium vibrating in the same phase. The locus of all the particle in a medium. काय के पार्टिकल? मीडियम के पार्टिकल जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। समझ में आया बेटा? ये वेवफ्रंट हो गया। अब बेटा ये वेवफ्रंट है। अगला पार्टिकल, इसको जर्क मिला, फिर से समझना, यहां सोर्स डिस्टरबेंस किसको मिला बेटा? इस पार्टिकल को। बोलो हाँ। फिर इसका डिस्टरबेंस इसको मिला, बोलो हाँ। अब इसने अपना डिस्टरबेंस किस फॉर्म में ट्रेवल किया? स्फेरिकल फॉर्म में। अब ये भी अपना डिस्टरबेंस किस फॉर्म में फेंकेगा बेटा? ये भी अपना डिस्टरबेंस किस फॉर्म में फेंकेगा बेटा? स्फेरिकल। बेटा ये फर्स्ट वाले वेवलेट थे, बोलो हाँ। अब ये अपने चारों तरफ वेवलेट भी तो बनाएगा, जैसे यहां गया तो यहां भी तो भेजा, इसने यहां भी तो भेजा अपना डिस्टरबेंस, क्योंकि ये बन गया सोर्स और ये बन गई इसकी मंजिल। बोलो हाँ। ये बन गया सोर्स, ये बन गई मंजिल। हाँ, अब इसका डिस्टरबेंस तरीका और इसका डिस्टरबेंस तरीका क्या होगा? सेम होगा कि नहीं होगा? अब इनको ज्वाइन करो। समझ में आया? तो यदि मैं दिखाऊं आपको यहाँ पे
तो इसका डिस्टर्बेंस ये हुआ, इसका डिस्टर्बेंस जोन ये बना, इसका डिस्टर्बेंस ये जोन ये बना। ये कैसे हुआ? सेम फेज। ये कैसा हुआ? सेम फेज। ये कैसा हुआ? सेम फेज। अब इनको फिर से ज्वाइन कर दो, ये क्या बन गया? फिर से वेव फ्रंट। जो पहला वाला बना था उसका नाम था प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या था बेटा? और ये जो दूसरा वाला बन रहा है, जो डॉटेड 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 जा रहा है बेटा, इसको क्या बोलेंगे बेटा? सेकेंडरी वेव फ्रंट। समझ में आया? अब इसके ऊपर फिर से ये पार्टिकल है, फिर ये डक 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 करेगा, फिर ऊपर से एक पार्टिकल जाएगा वेव फ्रंट। इस तरीके से क्या बनेगा? टर्जरी वेव फ्रंट। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी। और ये वेव फ्रंट मीडियम में अनलिमिटेड जाते जाएंगे। ये है वेव प्रोपोगेशन का तरीका। हाइगन्स ने बताया था भैया वेव ऐसी बढ़ती है वेव फ्रंट की फॉर्म में, वेव फ्रंट की फॉर्म में। और वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो चलती है दैट इज कॉल्ड रे। क्या बोलते हैं बेटा उसको? रे रास्ता है। अरे वेव फ्रंट कहाँ बढ़ रहा है? एडवांस ही तो हो रहा है आगे की तरफ। अल्टीमेटली जहाँ कहाँ रहे हैं? इस तरफ। इसकी देखो तो ये इस तरफ, इसकी देखो तो इस तरफ। बेटा ये क्या है? सारे की सारी रे है। ओके, सो व्हाट इज रे? द डायरेक्शन, है ना? रे जो है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एडवांसनेस ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की आगे बढ़ने की जो दिशा है दैट इज कॉल्ड रे। ओके, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रे? द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, or you can say ray of light. The direction of propagation of ray of light is perpendicular to the wave front. देख लो वेव फ्रंट के कैसे गई है? परपेंडिकुलर। गई कि ना गई? क्लियर हो गया? बन गया ना? समझ में आ गया? ये हो गई वेव फ्रंट की बातें। और मैंने क्या बता दिया बेटा? मैंने ये बताया कि वेव फ्रंट पर जाने वाला हर पॉइंट एक फ्रेश सोर्स के जैसे काम करेगा। अब उसको अपनी पिछली जिंदगी से मतलब नहीं है, अब वो खुद सोर्स बन गया। अब वो खुद उस फेंके हुए पत्थर के जैसे है जिसने अपना चारों तरफ सर्किल बनाया था। अब ये फ्रेश सोर्स है, अब ये खुद अपने चारों तरफ क्या करेगा बेटा? एक वेव फ्रंट क्रिएट करेगा। समझ गया ना बेटा? तो क्या मैं बोल सकता हूँ? एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, एक्ट एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। ओके, कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स, है ना? कॉल्ड सेकेंडरी wavelet which travel in all direction with velocity of light in medium। अगर हवा की बात कर रहे हो तो वो जो डिस्टर्बेंस ट्रेवल होगा वो किस स्पीड से होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर हवा की बात कर रहे हो ना, पानी में तो नहीं होगा। अगर हवा की बात करोगे जो डिस्टर्बेंस ट्रेवल होगा वो किस फॉर्म में होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट। समझ गए? क्लियर हुआ? तो ये प्राइमरी वेवलेट है ना? फर्स्ट है सोर्स। सोर्स के बाद क्या मिला बेटा? प्राइमरी ने वाइब्रेट करके जो नए बनाए वो क्या बन गए बेटा? सेकेंडरी वेवलेट। क्या बन गए? सेकेंडरी। अगर आप प्राइमरी वेवलेट के बंडल्स को जोड़ दो तो आपको पहला वेव फ्रंट मिलेगा, वो कहलाएगा बेटा मेरे प्राइमरी वेव फ्रंट। बोलो हाँ। और अगर आप सेकेंडरी वेवलेट के सारे पार्टिकल को ज्वाइन कर दो तो वो क्या कहलाएगा बेटा? सेकेंडरी वेव फ्रंट। समझ में आया कि नहीं आया? गुड, ठीक है ना? तो मैं एक बार बता देता हूँ, डायग्राम बना के एकदम फ्रेश एंड क्लियर। देखो जिनके पास मेरे नोट्स हैं वो नोट्स रेफर करिए बेटा। शीट नंबर आ जाओ सेकंड पॉइंट पे। फर्स्ट वाले मैंने सारे पढ़ा दिए। हाँ बेटा देखो क्या नोट्स मेरा कह रहा है बेटा? ये प्राइम फर्स्ट सोर्स है, ये मेन डिस्टर्बेंस है बेटा, ये पॉइंट सोर्स मान लो। अब अपन पानी की दुनिया से आके इसको अपन बाहर आ जाओ, हवा में लाइट क्रिएट करो, लाइट सोर्स है बेटा ये, है ना? ये रे चली। अब मान लो किसी समय आप यहाँ पे हो, ये डिस्टर्बेंस पहुंचा, इसी समय यहाँ पे डिस्टर्बेंस ये पहुंचेगा, इसी समय यहाँ पे डिस्टर्बेंस ये पहुंचेगा। मतलब ये डिस्टेंसेस सेम है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। समझ गए ना? ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ठीक है ना? इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? यहाँ इनको ज्वाइन कर दो अगर आप ऐसे, तो ये कौन सा वेव फ्रंट बन गया बेटा? बोलो प्राइमरी वेव फ्रंट। समझ में आया ना बेटा? अब इनको फ्रेश सोर्स मान करके इनका जो डिस्टर्बेंस होगा कैसे ट्रेवल करेगा बेटा? ये इसका यहाँ गया, बोलो हाँ। ऐसे सेम फेज में ट्रेवल करता हुआ इसका यहाँ भी जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसे सेम फेज में ट्रेवल करता हुआ इसका यहाँ भी जाएगा बेटा। ये थे क्या बेटा? प्राइमरी वेवलेट। क्या थे ये? प्राइमरी वेवलेट।
और प्राइमरी वेवलेट का जो जैकेट था बेटा उसको क्या बोल दिया अपन ने, प्राइमरी वेव फ्रंट। अब प्राइमरी वेवलेट के बाद बेटा ये जो पार्टिकल बने सेम वाइब्रेशन के, ये हो गया बेटा सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बन गई है, सेकेंडरी वेवलेट। और सेकेंडरी वेवलेट का जो जैकेट बनेगा उसको बोलेंगे अपन क्या, सेकेंडरी वेव फ्रंट। आया समझ में? तो ये है बेटा वेव फ्रंट थ्योरी। हाइगन्स ने ये सुझाया कि भैया वेव ऐसे आगे बढ़ती है, समझ गए ना, अपना सर्कल बनाएगी, अपना स्फीयर बनाएगी, हवा में डिस्टरबेंस बनाएगी, इस तरीके से वेव बढ़ेगी। क्लियर हुआ? ये वेव बढ़ने का तरीका बताया हाइगन साहब ने। अभी जो मैंने आपको वेव फ्रंट बताया, ये जो वेव फ्रंट है ये हर तरफ ट्रेवल होगा, और ये किसकी वजह से? पॉइंट सोर्स की वजह से। पॉइंट सोर्स की वजह से जो वेव फ्रंट बनता है बेटा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। कैसा बनता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। समझ गए ना? तो ये पॉइंट सोर्स हो गया, इसके चारों तरफ एक, अब मैं मोटे तौर पे दिखा रहा हूँ, है ना, ये पहला वेव फ्रंट, ये दूसरा वेव फ्रंट, ये तीसरा वेव फ्रंट, और ये जो चलेंगी बेटा ये होंगी रेज, ये होंगी रेज, रे ऑफ लाइट, ये होंगी रे ऑफ लाइट। क्लियर हुआ ना? दूसरी बात मैं करता हूं बेटा, अगर आपके पास लाइन सोर्स है, लीनियर सोर्स है, अगर आपके पास लीनियर सोर्स मतलब कैसा हो गया, अभी तो पॉइंट सोर्स था, अब लीनियर सोर्स हो गया। तो आपको मैंने गॉस थ्योरम पढ़ाई थी, याद होगा आपको, लाइन चार्ज की वजह से गॉसियन सरफेस क्या बनता था बेटा, याद होगा आपको, सिलेंड्रिकल। क्या बनता था? सिलेंड्रिकल। याद आया ना? और वो मैंने बताया था कि एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर यदि आप इस पॉइंट पे लेते हो इसकी वजह से, तो इसकी वजह से फील्ड यहाँ जाता है, इसकी वजह से ठीक ऊपर ये फील्ड यहाँ जाता है, तो इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक ये तो दोनों ऐड हो जाएंगे इसके, और जो इसके ये कंपोनेंट इधर और ये कंपोनेंट इधर एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो फाइनली यही वाला कंपोनेंट बस बचेगा। समझ गए ना? तो इसी तरीके से यहाँ भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। अगर आपके पास लाइन सोर्स है, ये मान लो लाइन सोर्स है। अब लाइन सोर्स में बोल रहा हूँ, कैसे मान के चलोगे? मान लो ट्यूबलाइट जल रही है। क्या जल रही है? ट्यूबलाइट, है ना? तो ट्यूबलाइट को आप लाइन सोर्स मान लो, तो इसका जो वेव फ्रंट होता है बेटा वो कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। क्या होता है? सिलेंड्रिकल। तो इसके चारों तरफ देखो सेम फेस के पार्टिकल ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे। ये बन गया पहला वेव फ्रंट इसका। ये बन गया दूसरा वेव फ्रंट इसका। ठीक है बेटा? और इस तरीके से तीसरा वेव फ्रंट बन गया। ये तो बढ़ते ही जाएगा, कभी खत्म ना होगा। समझ गए ना बच्चों? और अगर बात करूं मैं रेस कैसे निकलेगी, ये हर तरफ क्या निकलेंगी? रेज। क्या निकलेंगी? रेज। समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं बेटा प्लेन वेव फ्रंट। समझ गए ना? प्लेन वेव फ्रंट बेटा देखो, सन एक स्फेरिकल सोर्स मान सकते हो आप। सूर्य कैसा सोर्स है? स्फेरिकल। अब बेटा ये दो रेज आ रही हैं, अभी इनके बीच में कितना गैप है? कम गैप है, तो ऐसी दिखाई दे रही हैं। जब ये रेज करोड़ों लाखों अरबों किलोमीटर होके पहुंचेंगी तो ये गैप इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये आपको कैसी दिखाई देंगी? पैरेलल। कैसी दिखाई देंगी? पैरेलल। समझ में आ गया ना? तो ये आपका जो है प्लेन वेव फ्रंट से जो वेव निकलेंगी वो पैरेलल होंगी। तो प्लेन वेव फ्रंट में आपको दिखा रहा हूं, यदि आपके पास ये प्लेन सोर्स है, समझ गए ना, तो प्लेन सोर्स से निकलने वाला अभी इसका वेव फ्रंट, ये इसकी रेज निकलेंगी इस तरीके से। अगला वेव फ्रंट यहाँ बन जाएगा, फिर ये वेव फ्रंट यहाँ बन जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से आपका वेव फ्रंट जो है वो कन्वे होता रहेगा। तो क्या सीखी अपन ने? ए लाइन परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट इज कॉल्ड अ रे। तो ये निकल रही है बेटा रे, और ये वेव फ्रंट कंटिन्यू प्रोपोगेट करते जा रहे हैं। समझ गए ना? कंफ्यूजन बहुत होगा, संभाल के पढ़ना बेटा, टॉपिक है ही ऐसा। ठीक है? अगला टॉपिक मैंने बातों बातों में पढ़ा दिया, जिसका नाम है ह्यूजेंस कंस्ट्रक्शन या ह्यूजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट समझ गए? तो मैंने आपको बता दिया कि सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाने के लिए जो सेकेंडरी वेवलेट्स होती हैं उनका जो आउटर सेम फेज वाले पार्टिकल होते हैं उनको कवर कर दो, मिला दो, है ना?
तो इसको मैं यदि टेक्निकल लैंग्वेज में पढ़ना चाहूँ तो कैसे पढ़ सकता हूँ? देखो सेकेंडरी वेवलेट को, हाँ, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लाइट। पहली लाइट बता दी हम, पहली बता दी। The new wavefront at any time later is obtained by taking the forward envelope of all the secondary wavelet at a time। मतलब आपके पास देखो सेकेंडरी वेवलेट क्या बन रही थी बेटा, इसका डिस्टरबेंस जब ट्रेवल हुआ था तो इसकी सेकेंडरी वेवलेट यहाँ पहुंची थी। ये प्राइमरी वेवलेट थी, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ डिस्टरबेंस, ये देखो इतना बड़ा डिस्टरबेंस, इसका डिस्टरबेंस यहाँ पहुंच गया था। इन सबको ज्वाइन करने के बाद, सेकेंडरी वेवलेट के ज्वाइन करने के बाद जो वेव फ्रंट बना था वो क्या बन गया था? सेकेंडरी वेव फ्रंट। भूल गए क्या? और ये भी तो स्फेरिकल था, क्योंकि प्राइमरी वाली स्फेरिकल बना रही थी तो इसका भी क्या बनेगा? स्फेरिकल। तो एक बार फिर पढ़ देता हूं मैं ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट है ईच पॉइंट ऑन द वेवलेट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लाइट। सेकेंड पॉइंट, the new wavefront at any time later is obtained by taking the forward envelope of secondary wavelet at any time। तो आपको बाहर वाला एनवेलप लेना है ना, बाहर वाला एनवेलप आपको लेना है। चलिए तो आगे की बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा कि फॉरवर्ड जैकेट आपको लेना है। फॉरवर्ड जैकेट का मतलब मैं एक बार फिर से अच्छे से बता देता हूँ आपको। ये सोर्स है, ये रे ले लो। रे लेने से सर आप पहले रे क्यों लेते हो? पहले वेव फ्रंट बनाओ फिर रे ले लो। बात तो आपकी सही है, मगर डायग्राम गंदा हो जाएगा ना। रे बना लेने से थोड़ा सा सही हो जाता है ना। ये बेटा वेवलेट, प्राइमरी वेवलेट, 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 डिस्टर्बेंस ट्रेवल्ड, डिस्टर्बेंस ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड। अब बेटा यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, जोड़ दो सर। अच्छा पहले प्राइमरी देख लो ये क्या था बेटा? प्राइमरी वेव फ्रंट। ये बेटा मान लेना मिला हुआ है, ठीक है ना। सेकेंडरी हो गया। सर आपने कहा जैकेट मतलब आउट, एनवेलप को अंदर से जोड़ो, ये भी तो होगा सर। अगर ऐसा हुआ तो रेस पीछे चलने लगेंगी भाई, समझ गए ना। तो ये भी तो होगा, बट ये क्यों नहीं होता बेटा? ये रटना, आपको मैं साफ बता रहा हूँ, रटना है, ठीक ना। इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं आपको बस इतना बता देता हूँ बेटा, जो एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट होती है, एम्पलीट्यूड मतलब उसकी दम, एम्पलीट्यूड मतलब दम। मेरी आवाज़ चिल्लाऊंगा ना मैं, आप तक पहुँच जाए ना, वो उसका एम्पलीट्यूड है। नहीं पहुँचेगी मतलब एम्पलीट्यूड कम है, जोर से पहुँचेगी। जो साउंड का वॉल्यूम बढ़ाते हो ना आप, क्या बढ़ाते हो? ये एम्पलीट्यूड क्या बढ़ाते हो, है ना। जो अपने मोबाइल में 1 2 3 4 करके साउंड का वॉल्यूम बढ़ाते हो, वो उसका एम्पलीट्यूड है। उसका एम्पलीट्यूड हाई होता है तो आपके कानों में और सुनाई पड़ता है वो। तो बेटा एम्पलीट्यूड जो होता है सेकेंडरी वेवलेट का, वो प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू हाफ ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, हाफ ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। बोलो यस, आया समझ में? अब ये जो बेटा बैकवर्ड वेव जो आप बनाते हो, ये जो बैकवर्ड वेवलेट जो डेवलप करते हो, ये वेवलेट पीछे वाली, ये जो बैकवर्ड वेवलेट जो डेवलप करते हो, समझ गए ना। इसके लिए थीटा कितने डिग्री होता है बेटा? 180 डिग्री। कितने डिग्री होता है? बैकवर्ड वेव के लिए थीटा 180 डिग्री होता है। समझ में आया? तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रख दो बच्चों। ए प्रोपोर्शनल टू 1/2 1 प्लस कॉस 180। कॉस 180 कितना होता है बेटा? -1। कितना होता है? साइन और कॉस के ग्राफ की चिंता किया ही मत करो यार। कॉस का ग्राफ 0 से शुरू होता है, ले बस खत्म। 90 की टेबल पढ़ दो। 0 90 0 जा 0, 91 जा 90, 92 जा 180, 93 जा 270, बस हो गया। यही तो टेबल है कॉस की। तो 180 भी कितनी आ रही वैल्यू? -1। भाई साइन का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया करो और कॉस का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया करो। बायो के बच्चों को भूल जाता है, कॉस का ग्राफ यहाँ से बेटा, साइन का ग्राफ यहाँ से, बस एक ही चीज है। और यदि ये भी भूल गया तो यार ये तो याद रहता ना कि साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है यार। ये तो नहीं भूल सकते हो, ये तो पढ़ते हैं बचपन से, बस हो गया। तो कॉस 180 कितना हो गया? -1। और भैया लो 1/2, इधर पे 1 और इधर पे -1, आंसर कितना? 0। एम्पलीट्यूड कितना आ गया? 0। मतलब बैकवर्ड एनवेलप में कोई
एम्पलीट्यूड है ही नहीं है, बैकवर्ड एनवेलप का कोई दम है ही नहीं है, जीरो है। जिसका दम ही नहीं है कोई फायदा ही नहीं उसका। बोलो समझ में आ गया? ठीक है ना? ओके बच्चों, अब मैं थोड़ी सी 2-4 आपको बातें बता देता हूं जो एज ए सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपके लिए कंपटीशन में आ सकती है। बेटा जब आपका वेव बढ़ना शुरू होती है, स्फेरिकल सोर्स जब आपको वेव बढ़ाता है, वेव जाती है, समझ गए ना? तो हर वेव का एक एम्पलीट्यूड होता है, उसको अपन शो करते हैं बेटा ए से। क्या शो करते हैं? ए से। और एक होती है इंटेंसिटी आई, और आई होती है बेटा ए के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ये तो रट लो, आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ठीक ना? तो बेटा आपके पास यदि स्फेरिकल सोर्स है तो यहां पर पॉइंट स्फेरिकल सोर्स की वजह से यहां पर आर डिस्टेंस पर जो एम्पलीट्यूड पहुंचेगा, एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। समझ में आया? और आई इसका स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना, तो इसका स्क्वायर कर दो तो आई इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा? आर स्क्वायर। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है ना? तो ये हो गया बेटा पॉइंट सोर्स की वजह से। किसकी वजह से हो गया? पॉइंट सोर्स की वजह से। क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। लिख लो बेटा इसको। और भाई प्लेन वेव फ्रंट में तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड डिपेंड करते ही नहीं है। अगर आप प्लेन वेव फ्रंट की बात करो तो हर जगह आपको हर पॉइंट पर सेम इंटेंसिटी मिलेगी और सेम एम्पलीट्यूड मिलेगा। मतलब हर पॉइंट पर एम्पलीट्यूड इज नॉट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, आर की पावर 0, आर की पावर 0। किसके लिए? प्लेन वेव फ्रंट के लिए। जो एम्पलीट्यूड होगा वेव का किसी भी पॉइंट पर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करता है। और यही होता था वहां पे, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई पॉइंट से कोई शीट, प्लेन शीट थी, उससे जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था यार? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टू एप्सिलॉन नॉट आता था, याद है? आर पे डिपेंड करता ही नहीं था। तो ऐसे ये भी आर पे डिपेंड नहीं करेगा। अब एम्पलीट्यूड डिपेंड नहीं करेगा तो इंटेंसिटी करेगी क्या? नहीं, क्योंकि 0 की पावर 2 करोगे तो 0 ही तो आएगा। समझ में आएगा ना? कोई दिक्कत? चलो, तो ये 2 बहुत अच्छी बातें कर ली हमने अपने जीवन की, ठीक है ना? वेव फ्रंट की बात कर ली, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों बातें कर ली, ठीक है ना? अब बात करते हैं सुपरपोजिशन। लड़ाई करने का मन हो तो वेव्स को लड़ा दो आपस में, ठीक है? क्या कहता है सुपरपोजिशन का फंडा? भैया 2 वेव आई, वेव तो ना आई, परसों सांड घुसाए 2 मेरे घर के सामने है, गाड़ी खड़ी थी, तो गाड़ी क्या थी? मीडियम बन गई। और 2 सांड लड़े, और कहाँ पे लड़े? मेरी गाड़ी के ऊपर आके लड़े। समझ गए ना? उनको तो कुछ दिखता नहीं है। एक ने टारगेट किया कि ये खड़ा है यहाँ पे मेरी गाड़ी के सामने, और आ करके उसने दूसरे ने दे दन दिया उस पे। होगा क्या नुकसान मेरी गाड़ी का? क्योंकि मेरी गाड़ी मीडियम का पार्टिकल है। ये क्या है? ये कोई मीडियम थोड़ा ना है, ये तो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये तो अपनी अपनी ऊर्जा लेके आए हैं। तो ऐसे ही अगर 2 वेव आती हैं, समझ गए, और 2 वेव आ करके मीडियम के किसी पॉइंट पर आ करके अटैक करती हैं, समझ गए? तो मीडियम के उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट उनके द्वारा दिए जाने वाले इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के सम के ना, वेक्टर सम के, क्योंकि डिपेंड करता है दिशा कैसी है। समझ गए ना? डिपेंड करता है कि दोनों साड़ों ने लड़ाई कैसी करी है। अगर हेड ऑन कोलिजन हुआ है तो अलग डिस्प्लेसमेंट होगा। अब एक बेचारा ये खाना खा रहा था और इसने जाके दे मारा ऐसे, तो ये टकरा के यहाँ गिरेगा। और दोनों ने बराबरी से आके लड़ाई करी है तो दोनों अटक जाते हैं, ज्यादातर यही होता है ना? यस। मतलब अब आप कहोगे सर पार्टिकल को क्यों ला रहे हो मीडियम के बीच में? तो भैया झेलेगा कौन? पार्टिकल ही तो झेलेगा, क्योंकि वेव इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वेव जो भी करती है वो मीडियम के पार्टिकल के साथ ही करती है। समझ गए ना? तो जो पार्टिकल का इस पॉइंट का नेट डिस्प्लेसमेंट होगा
वो इनके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आया? तो क्या कथा कहेंगे इसके बारे में हम लोग? इसके बारे में कहेंगे व्हेन 2 और मोर देन 2, अभी तो 2 ही लिए अपन ने, 2 से ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, अपन की हद 2 ही में पढ़ने वाली है। हाँ 3 आ गई तो अपन इस्तीफा दे देंगे, ठीक है ना, व्यक्तिगत जीवन से इस्तीफा दे देंगे अपन, ठीक है ना। तो सुपरपोजिशन वेव्स ऑफ टू वेव्स का पढ़ेंगे व्हेन 2 और मोर देन 2 वेव्स सुपर इम्पोज ओवर ईच अदर। सुपर इम्पोज मतलब आके टकराना, है ना। सुपर इम्पोज होने से होता सुपरपोज होना, सुपरपोजिशन सुपर इम्पोज होने पे देखा जाएगा, है ना, वही एक दूसरे पे आके गिरना किसी एक पॉइंट पर एक ही टाइम पे। सुपर इम्पोज ओवर ईच अदर एट ए कॉमन पार्टिकल ऑफ द मीडियम। कहाँ का पार्टिकल? मीडियम का, कॉमन पार्टिकल ऑफ द मीडियम। देन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वाई, ये इस पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वाई ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट y1 एंड y2 प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल वेव्स। अलग अलग उनके इंडिविजुअल वेव्स के सब वेक्टर सम के इक्वल होगा। आई बात समझ में? चलो आ जाओ देख लेते हैं इसको। अब देखो वैसे तो कई तरीके के हो सकते हैं सुपर पोजिशन, बट मैं आपको टिपिकल मतलब जो आपके दिमाग में घुस जाए विशेषता बना करके, मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ कि वो कैसा होता है। बेटा मान लो एक मीडियम में एक वेव आ रही थी, ये पहली नंबर वेव है, ठीक है ना, ये फर्स्ट नंबर वेव है। आपने एक और वेव भेज दी सेकंड नंबर, आपने इसी पॉइंट पे एक और वेव भेज दी, ये मान लीजिए दूसरी वेव आ गई। समझ में आया? देखो ये जो वेव आ रही है सेम फ्रीक्वेंसी की है भाई, इसका फ्रीक्वेंसी देखो ना मैच कर रही है, सेम फ्रीक्वेंसी की है नंबर 1, और सेम फेज में भी है। तेरा हाथ ऊपर उठा तो मेरा उठा, तेरा हाथ नीचे गया तो मेरा गया, सेम फ्रीक्वेंसी सेम फेज। समझ में आया ना? और नियरली सेम एम्पलीट्यूड, ज्यादा एम्पलीट्यूड में भी फर्क नहीं है, बहुत एम्पलीट्यूड भी अलग नहीं होना चाहिए। बहुत एम्पलीट्यूड अलग होने का मतलब ये नहीं कि आपने सूर्य की लड़ाई दिए से करा दी, ये लो तो पता ही ना चले। ये लो एक बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड और एक बहुत छोटा एम्पलीट्यूड, तो लड़ भी गए तो पता ही ना चलेगा कौन कहाँ किसकी लड़ाई हुई। बोलो इसके साथ इसकी लड़ाई कराओगे, सूर्य को अगरबत्ती दिखाओगे, अगरबत्ती, मैं तेरे को सूर्य को अगरबत्ती दिखाओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगरबत्ती की लाइट से कुछ खोज पाओगे क्या आप? नहीं ना। तो ऐसे ही, तो अगर आपको यदि देखना है सुपर पोजिशन तो आपको एम्पलीट्यूड लगभग बराबर लेवल के लेने पड़ेंगे, नहीं तो आपको सुपर पोजिशन दिखाई नहीं देगा। होगा तो जरूर बट दिखाई नहीं देगा। समझ में आई नहीं मेरी बात? होगा जरूर। तो बेटा ये दोनों वेव लड़ गई। अब लड़ गई जब दोनों वेव, तो ये क्या है, ये दोनों सेम फेज में लड़ी है बेटा। दोनों के लड़ने से जो वेव जनरेट होगी, डिस्प्लेसमेंट जो जनरेट होगा हर पार्टिकल का, वो बढ़ के जनरेट होगा, और ये जो है नई वेव इस तरीके से आएगी। समझ में आया बेटा? तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा बेटा हर पॉइंट पर y, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा हर पॉइंट पर बेटा y1, और इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या रहेगा बेटा y2। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, न्यू डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पार्टिकल का y वेक्टर दैट इज इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। आ गया समझ में? न्यू डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y वेक्टर इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अच्छे से आ गया ना समझ में? अब बेटा मैं आपको सेम फेज में दिखा सकता हूँ, है ना। अब एक अपोजिट फेज का एग्जांपल देता हूँ। तो बेटा ये वेव आपस में आके लड़ गई, और वेव के लड़ने से जो फाइनल वेव बनी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। एम्पलीट्यूड क्या हो गया? बढ़ गया। वेव के लड़ने पर एक वेव का लड़ना क्या कहलाता? सुपरपोजिशन। क्या कहलाता है अभी जो पढ़ा है? सुपरपोजिशन। वेव के लड़ने के पश्चात जो रिजल्ट होता है, वेव के लड़ने का एक इफेक्ट कहलाता है इंटरफेरेंस। क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस।
समझ गए ना भाई? आप लोग भी कहते होंगे जिंदगी में डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, बट किसी किसी का इंटरफेयर अपनी लाइफ में बड़ा पसंद होता है। कोई सही सलाह दे तो उसका इंटरफेयर भी सही है ना? तो कई बार इंटरफेरेंस से अच्छे परिणाम आते हैं और कई बार बुरे परिणाम आते हैं। तो अगर इंटरफेरेंस से परिणाम अच्छे हों, कुछ बढ़ करके आए, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? तो यहाँ जो आपने पहला एग्जाम्पल जो अभी मैंने बनाया था उसमें एम्पलीट्यूड बढ़ गया था, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सुपर इम्पोज तो होगा, उसके बाद इंटरफेरेंस भी होगा। दूसरा देख लो बेटा, वेव आई, एक वेव ये है, दूसरी वेव सेम फ्रीक्वेंसी की अपोजिट फेज में। मतलब क्या कर रही है ये? इसको कम करने का काम कर रही है वेव। एक वाइब्रेशन आपने सीधा दे दिया एक स्ट्रिंग में, ट्र वाइब्रेशन आपने सीधा दे दिया, और एक वाइब्रेशन उसके अपोजिट दे दिया, ऊपर खींच दिया। मतलब एक बार रस्सी को आपने क्या जिंग किया वो नीचे से, और एक बार ऊपर से किया ना। तो जो ऊपर वाले वाइब्रेशन को नीचे वाला क्या करेगा? कम करेगा ना? नहीं करेगा क्या? कम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो बेटा फाइनली जो वाइब्रेशन जनरेट होगा, इसका y1 वेक्टर और इसका y2 वेक्टर। अभी के में ये बड़ा है, ये छोटा है, तो रिजल्टेंट वाइब्रेशन कैसा जाएगा बेटा ये? और जो फाइनल वाइब्रेशन बन के आएगा कैसा बनेगा? ये बनेगा। क्लियर हो गया ना? तो ये भी एक तरीका, इसमें अपोजिट फेज में है तो इसमें कम हो रहा है, ठीक है ना? क्या दोनों का इक्वल तो जीरो सपाट। फिर तो अगर दोनों का इक्वल है और दोनों अपोजिट फेज में है तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे भाई। क्या बोला मैंने? y इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर, इनके ऊपर भी वेक्टर लगा हुआ है। अब दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है और अपोजिट है, तो ये हो गया y1 वेक्टर और प्लस y2 को लिख सकते हैं माइनस y1। आपने कहा अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट में, तो कैंसिल हो गए। तो रिजल्टेंट कितना हो गया? 0, है ना? 0। मतलब दो वाइब्रेशन लड़े और फिर कोई वाइब्रेशन क्रिएट ही नहीं हुआ। दो वाइब्रेशन लड़े और फिर कोई वाइब्रेशन क्रिएट ही नहीं हुआ, 0 हो गया। ठीक है ना? ये भी एक तरीके का चमत्कार है। चलिए, क्लियर हो गया? आगे